कल बोर्ड एग्जाम है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। पहला बोर्ड एग्जाम और वो भी मैथ्स का बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बस थोड़ी सी ये बात है कि मैं इस वीडियो में आपके साथ वो असर्शन रीजनिंग के थोड़े अनयूजुअल क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ जो शायद आपके पेपर में आ जाए। शायद नहीं, मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि ये क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में, बोर्ड एग्जाम में थ्रू आउट इंडिया किसी ना किसी रीजन के पेपर में ज़रूर होगा। और ये ऐसा क्वेश्चन कि वहाँ बैठकर हमें कंफ्यूज ही करेगा। तो इसमें लिखा हुआ है द लाइन्स represented by 2x plus 2y equal to 0 and x plus y do have non-zero solutions. और रीजन दिया हुआ है टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax plus by and px plus qy equal to 0 always have non-zero solutions. पहली बात तो नॉन जीरो सॉल्यूशंस का मतलब है कि जो हमारे पास x और y की वैल्यू आए वो जीरो जीरो नहीं है, हमारे पास कुछ और वैल्यू आए अदर देन जीरो, तभी उनके नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, दोनों ही जीरो नहीं होने चाहिए। और जो ये लाइन्स आप देखोगे, ये लाइन्स हमारी कैसी हैं, दे पास थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इनमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो अगर ये पास थ्रू ओरिजिन करती हैं, इसका मतलब इनका जीरो जीरो सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करता है। और आप इसमें क्या चेक कर सकते हो कि देखो यहाँ पर अगर मैं a1 a2 और b1 b2 की रेशियो चेक करती हूँ, तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। c1 c2 तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप c1 c2 कांस्टेंट टर्म में नहीं ले सकते। लेकिन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन अगर हम इन्हें ड्रॉ भी करेंगे तो हमारे पास ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएगा। तो एजर्शन में कहा है कि अगर ये लाइंस आपस में कोइंसिडेंट है तो दे हैव नॉन जीरो सॉल्यूशंस। ऑब्वियसली आप x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 सभी को, सॉरी x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, y इक्वल्स टू -2, इन सभी को हम एज नॉन जीरो सॉल्यूशंस ले सकते हैं। तो एजर्शन हमारा ट्रू है। अब रीजन क्या कहता है कि देखो टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax प्लस by इक्वल टू 0 एंड px प्लस qy इक्वल टू 0 ऑलवेज हैव नॉन जीरो सॉल्यूशंस। तो ax प्लस by और px प्लस qy के ऐसे मतलब जब भी लाइन्स हमारी इस तरह से होगी जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो क्या हमेशा उनके नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे? अब मान लो मैंने लिखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 और 5x प्लस 6y इक्वल टू 0, तो क्या इनके हमेशा नॉन जीरो सॉल्यूशंस हैं? नॉन जीरो सॉल्यूशंस तभी होंगे जब ये कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, है ना। जैसे कि 2x प्लस, जैसे मैंने 3x प्लस 4y लिया तो मैं इसको 6x प्लस 8y बनाऊं। तो डिपेंड करता है ना a और p की रेशियो क्या है ना। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन तब बनते हैं जब a अपॉन p इज इक्वल टू b अपॉन q। अगर ऐसा नहीं है तो उनके नॉन जीरो सॉल्यूशंस ना होकर अदर देन मतलब जीरो सॉल्यूशन ही होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा विच इज 0 एंड 0। तो इसका मतलब हमारा रीजन हो गया फॉल्स। फिर से देखना, ये जो हमें लाइन दी हुई है ये कोइंसिडेंट लाइंस दी हुई है। दो तरह की लाइंस है, एक तो कांस्टेंट टर्म इनमें नहीं है और कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, तो जिसका मतलब ये हुआ कि इन ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनके बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो ये बात तो ठीक होगी कि जीरो जीरो के अलावा भी और भी सॉल्यूशंस हैं। लेकिन क्या हमेशा ऐसी लाइंस के पास जीरो जीरो के अलावा और भी सॉल्यूशंस होंगे? तो नहीं, डिपेंड करता है a और p की रेशियो और b और q की रेशियो क्या ले रहे हो। तो रीजन फॉल्स होगा, हम मार्क करेंगे सी। इसमें ऑब्वियसली मार्क करना है ऑप्शन सी। चेक कर लेना लाइंस कौन सी दी गई है, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, नॉन जीरो सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, दैट वी हैव टू सी एंड वेरी केयरफुली मार्क दिस क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट आपको असर्शन रीजनिंग करवाती हूँ। देखो ये नेक्स्ट वाला असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बार किया होगा लेकिन यहाँ पर ना उसने हमें कुछ डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग की फॉर्म में दे दिया, जिसमें लिखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, देन एरिया ऑफ सर्कल इज मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। हमें इसे कंपेयर करना है। अब काफी लोग सोचेंगे कि हम रेडियस के बिना और साइड के बिना कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो लेट्स सी। अब इसमें हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है और पेरीमीटर का फॉर्मूला। ऑब्वियसली सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है। तो हमें कहा गया है 2 पाई r इज इक्वल टू 4s, है ना। इसी फॉर्मूला से पिक करते हैं। तो रेडियस की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4s बाई 2 पाई विच इज 2s बाई पाई। बिल्कुल ठीक हो गया रेडियस। अब एरियाज निकाल लें, तो एक होगा पाई आर स्क्वायर, एक होगा एस स्क्वायर, साइड स्क्वायर। चलो हम वैल्यू पुट करते हैं r की इन टर्म्स ऑफ s। तो इसको स्क्वायर करना है तो 2s बाई पाई, 2s बाई पाई, और यहाँ पर तो है s स्क्वायर। जब भी किसी दो चीजों को कंपेयर करना है ना, तो हमेशा हम रेशियो की फॉर्म में उन्हें लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये देखो, ये हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 4s स्क्वायर अपॉन पाई इज टू s स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4s स्क्वायर अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है, तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 22 आ जाएगा।
1:s स्क्वायर। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 28, वैसे तो इसको हम कैंसिल कर दें तो 14/11 s स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल था, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ सर्कल एक ऐसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है जो मोर देन 1 है। जैसे आप ये भी कर सकते हो कि अगर हम रेशियोज में कंपेयर कर रहे हैं तो s स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर इज 14:11। तो ऑब्वियसली अगर दो नंबर्स की रेशियो 14:11 है तो 14 वाला नंबर बड़ा होगा, जिसका मतलब है कि एरिया ऑफ सर्कल मोर होगा। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑब्वियसली हेल्पिंग अस बिकॉज रीजन ने हमें फॉर्मूला बताया और हमने कहा कि हाँ अगर ये फॉर्मूला है तो दोनों इक्वल है। तो इसका मैं ऑप्शन मार्क करके आऊंगी ए। तो देखो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया असर्शन रीजनिंग का, जिसमें लिखा है असर्शन में इन टू ट्राइंगल्स इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो दो ट्राइंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ट्राइंगल सिमिलर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रीजन क्या कह रहा है? टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। अब दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, इनकी साइड्स की रेशियो कुछ हो सकती है 1:2, है ना, ये भी 1:2 हो सकती है, 2:4 हो गया, ये 3:6 हो गया। लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब साइड्स इक्वल होती है। वैसे भी सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, लेकिन अदर वे राउंड ट्रू है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। तो रीजन हमारा फॉल्स है, इजीली ऑप्शन सी मार्क करेंगे। अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हो, इसमें लिखा है टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, पॉसिबल आउटकम्स आर टू हेड्स, वन हेड एंड वन टेल, वन टू हेड्स एंड वन टेल, ये एक है, एंड टू टेल्स। और इसके बाद आई थिंक मैं लिखना भूल गई, यहाँ पर लिखा है हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। ठीक है, इसकी में आगे इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इज 1/3। और फिर कहा है प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज इक्वल, ये रीजन का है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो हमारे पॉसिबिलिटीज होती है हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड एंड टेल टेल। तो इसने कहा है पॉसिबिलिटीज आउटकम्स है टू हेड्स आएंगे, बिल्कुल ठीक है, या वन हेड वन टेल आएगा, वो भी ठीक है, एंड टू टेल्स आएगा, वो भी ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स 1/3 है। तो उसने क्या किया, इन तीनों इवेंट्स को एज सैंपल स्पेस मानकर 3 और कहा है कि वन हेड या टू हेड्स आने के सिर्फ एक ही केस है। लेकिन एक केस तो है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास 4 होते हैं, तो ये हमारी असर्शन फॉल्स हो गई। लेकिन इसमें क्या कहा गया, प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, तो इसका मतलब है वन हेड वन टेल और टू हेड्स इक्वली लाइकली नहीं है। वन हेड वन टेल का मतलब है पहले हेड फिर टेल, या पहले टेल फिर हेड, ऐसा भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स, डी मार्क करेंगे और अटेम्प्ट करके आएंगे। असर्शन रीजनिंग का ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वैसे भी इक्विडिस्टेंट जहाँ आता है ना, तो लोग बच्चे जरूर समटाइम्स इसमें भी गलती कर देते हैं। तो इसमें लिखा है ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 3 एंड -2 -3, मतलब एक पॉइंट है 2, 3 और इसी लाइन पे पॉइंट है -2, -3। तो जो ओरिजिन होगा दैट इज द ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंट। तो मान लो यहाँ पर अगर ओरिजिन एग्जिस्ट करता है इनमें, तो दैट इज द ओनली पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट। पर ये तो गलत है ना, माना ओरिजिन जो है इसका मिड पॉइंट है। अगर आप ध्यान से देखो तो ओरिजिन कहाँ से आया, वो इस दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, -2 + 2 by 2 -3 + 3 by 2। तो हमारे पास यहाँ पर 0 0 ओरिजिन, हाँ बिल्कुल मिड पॉइंट है, लेकिन क्या मिड पॉइंट इज द ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंट? अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी लाइन का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा इक्विडिस्ट, उस पर कोई भी पॉइंट, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, हमारे पास पॉइंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, इस पर कोई भी पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा और ओरिजिन उनमें से एक पॉइंट है। ओरिजिन सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं है, ओरिजिन उन सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट है, उनका मिड पॉइंट उन सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट है जो दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एंड ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ओरिजिन जो है वो इस ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, ये तो ट्रू है। तो इसमें हमारा रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स होगा, तो हम मार्क करके आएंगे पॉइंट ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इसमें लिखा है एलसीएम ऑफ 56 एंड 294 इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर ये है, तो क्या इसका 4 टाइम्स हमारा एलसीएम है? चेक कर लेते हैं। 56 होता है 2³ × 7
और 294 होगा, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 7 4 ज़ा, है ना, 7 4 ज़ा 28 42, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, दोनों को प्राइम फैक्टराइज किया, फिर मैं एलसीएम निकालूंगी तो मेरे पास आएगा 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर। तो जो मेरा नंबर था 294, उसमें एक बार 2 है, एक बार 3 है और 7 स्क्वायर है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने 294 को मल्टीप्लाई किया है 4 से। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब यस, assertion इज ट्रू दैट एलसीएम इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। assertion हमारा ट्रू है। अब रीजन पे आते हैं, कहते हैं रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स टू देयर एचसीएफ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर एलसीएम टू एचसीएफ। तो अब इसमें हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रू बात कर रहा है। आप इसको 56 294 से भी ले सकते हो कि 56 इंटू 294, इनका हमने HCF निकाला, तो आपको पता था अगर आप HCF निकाल लेते 56 को आपने लिखा था 2 क्यूब इंटू 7 और 294 को हमने लिखा था 2 इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो इनका जो हमारे पास HCF आया तो क्या वो 14 आया, यहाँ से एक 2 और एक 7, ठीक है, तो 14 आ गया। तो आपने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को HCF से डिवाइड किया और इनके LCM को, विच इज 4 इंटू 294, इनको हमने HCF से डिवाइड किया। तो क्या ये दोनों चीजें सही आती हैं? तो 50 14 4 ज़ा, और यहाँ पर अगर हम इसे करते हैं, सो दिस इज 2, दिस इज 7 और अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो मेरे पास आएगा 42। तो ये बन रहा है 2 इंटू 42 और ये बन रहा है 4 इंटू 294, दोनों इक्वल नहीं है। तो आप ये भी देख सकते थे कि अगर आपको ये नंबर्स के साथ नहीं समझ में आता है तो इसमें आप क्या करोगे, आप कहोगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच इज a इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये तो रूल पता है। तो कह रहे हैं रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो हमने HCF से डिवाइड किया, यहाँ पर भी HCF से डिवाइड किया, तो हमारे पास आता है a इंटू बी अपॉन HCF इज इक्वल टू LCM। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a इंटू बी अपॉन HCF इज इक्वल टू LCM टू HCF। तो ये हमें कह रहा है जबकि दिस इज ट्रू, ये ट्रू है तो ये चीज फॉल्स हुई, बिकॉज HCF एक तरफ आएगा दूसरी तरफ नहीं आएगा। तो रीजन जो है वो इसमें फॉल्स है। फिर से हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी। हमारा लास्ट assertion रीजनिंग का क्वेश्चन, जो कि कल पेपर में कहीं ना कहीं आपको जरूर दिख सकता है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, एक ट्राइंगल एबीसी है, वो राइट एंगल है सी पर, तो हमने वो ड्रॉ कर लिया, और एंगल ए एंगल बी कह रहे हैं आपस में इक्वल है। तो ऐसा ट्राइंगल कौन सा हुआ, वो हमें पता है आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। तो कहते हैं जब ये दो एंगल्स इक्वल है तो कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल होगा, विच इज फाइन, कॉस ए कॉस बी के इक्वल होगा। और इसमें रीजन दिया है इन अ ट्राइंगल इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स ऑपोजिट टू देम। तो अगर मुझे किसी ने मुझे कहा कि ये प्रूव करो कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, तो मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी कि हमारे पास ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है, तो ये साइड अगर x हुई तो ये साइड भी x हुई, बोथ आर इक्वल। तो हमारे पास cos a की रेशो बनती है x अपॉन ए बी, और cos b की रेशो भी क्या बनती है, एडजेसेंट साइड अपॉन ए बी। तो इसका मतलब दोनों साइड्स बेसिस इनके सेम है, इनके न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स भी सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा रीजन है वो assertion को बिल्कुल हेल्प कर रहा है प्रूव करने में। तो इसका हमें आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए। होपफुली आपको assertion रीजनिंग के थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, जरूर देखना, और अगर कल पेपर में आएंगे तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू।